वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 24 अगस्त 2021 और 24 अगस्त 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे सबसे पहले देख लेते हैं। पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान 2021 शुरू किया है। इस प्रश्न का राइट आंसर मैंने आपको बताया था कोयला मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए और रोजाना ये चैनल पे अपलोड होता है। इस सीरीज के सारे वीडियो को देखने का आप आदत बनाइए। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ये वीडियो, इस सीरीज का सारा वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे आगे और आपको ले चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार में किस योजना के तहत सरकार ग्रेजुएट पास अविवाहित लड़कियों को 50-50 हजार रुपये देती है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत यह राशि प्रदान की जाती है बिहार सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड किया है, आप इसे बारीकी से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार सरकार इंटर और ग्रेजुएट पास अविवाहित लड़कियों को 31 अगस्त तक क्रमशः 25-25 हजार और 50-50 हजार रुपए की पहली किस्त जारी करेगी। यानी कि आपको यहाँ पर यह याद रखना है कि जो भी बिहार की लड़कियां इंटर पास कर चुके हैं उनके लिए 25-25 हजार, और वहीं पे हम बात करें ग्रेजुएट की तो ग्रेजुएट पास सभी अविवाहित लड़कियों को 50-50 हजार रुपए देगी और ये पहली किस्त अभी 31 अगस्त से पहले जारी की जाएगी। ये आपको यहाँ पर याद रखना। अब यहाँ पर देखिए मैंने ब्रैकेट में एक पॉइंट को ऐड किया, पहले 10,000 रुपये और 25,000 रुपये। यानी कि पहले जो राशि का जो प्रावधान था ये इंटर पास के लिए 10,000, वहीं पे ग्रेजुएट पास के लिए 25,000 रुपये का प्रावधान था, जिसे कभी हाल में बढ़ा करके 25,000 और 50,000 क्रमशः किया गया है, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने आगे लिखा गया राशि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत दी जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट मैंने लिखा है फिलहाल बिहार शिक्षा विभाग ने पहली किस्त के रूप में हाल ही में 30 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि पहले चरण में 30 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। अब यहाँ पे अगले पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि इस योजना का लाभ बिहार में कौन कौन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वो सारी चीजों को ऐड किया है। तो योजना के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि लड़की बिहार राज्य की निवासी होनी चाहिए और इसके अलावा एक परिवार की 2 लड़कियां ही योजना के लिए आवेदन कर सकती है और साथ ही लड़की EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की होनी चाहिए। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। और साथ ही साथ योजना की यह भी शर्त रखी गई है कि लड़की के माता पिता सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत नहीं होने चाहिए। यानी कि माता पिता में से कोई एक भी सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत है तो उनको इस सेवा का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये सारे कुछ बेसिक जानकारी है जो कि आपसे एग्जाम में पूछ जाएंगे। ये सारी चीजों का आप नोट्स जरूर तैयार कीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर हाल ही में बिहार से कितने दलों के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात किया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप सभी देख रहे हैं अभी कि जातिगत जनगणना जो बिहार में अभी बहुत ही ज्यादा चर्चे में, बिहार में अभी इलेक्शन भी होने वाली है और इसको लेकर ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा अभी गर्म है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न का आंसर बता दूं, इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10 दलों के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूं कि बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर हाल ही में बिहार से 10 दलों के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे लिखा है कि इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी कि हम से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, बीजेपी की ओर से बिहार के मंत्री जनक राम, विकासशील इंसान पार्टी से मंत्री मुकेश कुमार साहनी और अजित शर्मा कांग्रेस विधायक दल से नेता के रूप में, और साथ ही साथ सूर्यकांत पासवान जो कि विधायक सीपीआई के, और अजय कुमार विधायक सीपीएम, और आईआईएम के विधायक अख्तरुल इमान, और सीपीआई माले से महबूब आलम। ये कुल मिला के 10 दलों के नेता इसमें शामिल थे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप याद रखिए। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है। इस तरह के प्रश्न जब से बीपीएससी में ये 5 ऑप्शन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस तरह का प्रश्न का बहुत ही ज़्यादा महत्व हो जाता है। तो यहाँ से आप इसको याद रखिए, आप नोट कर लीजिए इसे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस प्रतिनिधि मंडल में 10 दलों के नेता शामिल थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कुल मिलाकर 10 दलों के नेता इस मंत्रिमंडल में शामिल थे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, अभी इसमें फैसला नहीं हुआ है कि जातिगत जनगणना पे मतलब कि हाँ है या फिर नहीं है। तो इसके बारे में जब घोषणा होगा, जब भी मतलब इसमें कुछ बात सामने निकल कर आएगी, वो सारी चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है, यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे।
अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। यह प्रश्न है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा, किस जिले में। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार के पूर्णिया जिले यानी कि सीमांचल क्षेत्र में यह मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा बिहार के पूर्णिया जिले में। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही के घोषणा के अनुसार पूर्णिया जिला के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा, जहां उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत बने उद्यमियों के उत्पाद की प्रदर्शनी की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, इसका निर्माण जो होगा ये बिहार के पूर्णिया जिले में होगा। अब यहाँ पर मकान के बारे में कुछ बातें निकलकर सामने आई है। जो मकान बनेगा इस पार्क में, जो मतलब कि मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क जो होगा, यहाँ पर जो बिल्डिंग बनेगी इसमें पूर्णतः मतलब कांच की मतलब की दीवारें होंगी, मतलब कि आर पार दिखाई देना चाहिए। ऐसी कुछ चीजें न्यूज में चल रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे लिखा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री, देखिए ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने युवा उद्यमी योजना जो मतलब कि बिहार सरकार द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया था उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ से कई बार कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर मैंने सारी चीजों को ऐड किया है। अब देखिए यहाँ पर एक एक करके सबको देखते हैं। तो हाल ही में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ किया है, और इस योजना के तहत सामान्य और पिछड़ा वर्ग के युवाओं तथा सभी वर्ग की महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए सरकार 10 लाख रुपए तक की मदद करेगी। इसमें 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में मिलेगा और वहीं पे 5 लाख रुपया लोन होगा, जिसमें युवाओं को 1% ब्याज लगेगा, साथ ही साथ महिलाओं को कोई ब्याज नहीं देना होगा, और इस लोन को 84 किस्तों में लौटाने की सुविधा है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो समझने लायक चीजें वो है मतलब कि 10 लाख रुपये सरकार देगी, जिसमें कि 5 लाख रुपये जो होगा वो अनुदान होगा और 5 लाख रुपये लोन होगा। जिसमें अगर हम बात करें युवाओं की, तो युवाओं को यहाँ पर जो ब्याज लगेगा वो आपको ध्यान रखना है। ब्याज जो युवाओं को लगेगा ये लगेगा 1%। अगर वहीं महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए जो मतलब है ब्याज मुक्त ऋण है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की मतलब कि ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है महिलाओं को। और ये जो मतलब कि जो लोन की जो राशि है 5 लाख, 84 किस्तों में लौटाने की सुविधा होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ों को पिछले मंथ यानी कि शायद ये जून माह का करंट अफेयर्स था जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखिए। जो भी मतलब करंट अफेयर्स के वीडियो चैनल पे अपलोड होता है आप उसे रेगुलर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए, और जब भी वीडियो चैनल पे अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। जनवरी से जिस प्रकार से मैं आपके साथ लगा हूँ ये निरंतर आपके एग्जाम तक इसी तरह बना रहूंगा। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे पूर्णिया जिले की, क्योंकि पूर्णिया जिले में मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा। अब यहाँ पर मैप पर जब आप नजर डालेंगे तो ये पूर्णिया जिले की स्थिति है। अब यहाँ पर जानेंगे पूर्णिया जिले की सीमा कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अब यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कटिहार से। तो हमारा 1 हो गया कटिहार, 2 हो गया किशनगंज, 3 हो गया अररिया, 4 हो जाएगा हमारा मधेपुरा और 5वां होगा भागलपुर। यानी कि पूर्णिया जिला की सीमा 5 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अब पूर्णिया जिला का जो मुख्यालय ये पूर्णिया ही है। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं और आपको कुछ जानकारी और दे दूं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि बिहार में 9 प्रमंडल है और पूर्णिया भी एक प्रमंडल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूर्णिया, और पूर्णिया प्रमंडल का जो मुख्यालय ये पूर्णिया ही है, और इसके तहत 4 जिले आते हैं जो कि अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ये 4 जिले पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस ऐतिहासिक मंदिर के लिए अलग अलग परियोजना का उद्घाटन किया है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोमनाथ मंदिर के लिए अलग अलग परियोजना का उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अब यहाँ पर इस पर हम जानते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए अलग अलग परियोजना का उद्घाटन किया है। अब यहाँ पर जानते हैं कि इस परियोजना के तहत क्या क्या चीजों का उद्घाटन हुआ। यहाँ पे मैंने आगे उसी चीज को लिखा है। तो इसमें शेरगा का निर्माण, प्रदर्शनी केंद्र और पार्वती मंदिर का निर्माण आदि शामिल है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि सोमनाथ मंदिर ये भगवान शिव पर केंद्रित है, यानी कि भगवान शिव पर आधारित है। भगवान शिव का ही नाम है सोमनाथ। अब यहाँ पर इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में, बीपीएससी जैसे एग्जाम में, खासकर बिहार में पूछे गए हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। कोई मंदिर का नाम आपसे पूछा जाएगा और वो पूछा जाएगा प्रश्न की ये मंदिर किस भगवान से संबंधित है, तो ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मैंने आगे लिखा, इसके अतिरिक्त मंदिर के पीछे समुद्र तट पर 1 किलोमीटर लंबे समुद्र दर्शन पैदल पथ का निर्माण किया जाएगा। ये पॉइंट आप याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह एक शिव मंदिर है, यानी कि सोमनाथ मंदिर यह एक शिव मंदिर है जिसे महमूद गजनवी ने 17 बार लूटा था। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट को ऐड नहीं किया है, वो पॉइंट ये है कि महमूद गजनवी का पहला आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब हुआ था। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है कि 17 बार आक्रमण किया है, 17 बार इस मंदिर को लूटा गया है। यानी कि पहली बार जब लूटा गया, फिर से मंदिर का विकास हुआ, फिर से लूटा गया, फिर विकास हुआ, इसी तरह से कुल मिला के 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पहली बार महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण कब किया था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न। हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा में मदद करने के लिए यूनाइट अवेयर तकनीक शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा में मदद करने के लिए यूनाइट अवेयर तकनीक शुरू करने की घोषणा की है? यह घोषणा भी हाल ही में एस जयशंकर के द्वारा किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा में मदद करने के लिए यूनाइट अवेयर तकनीक शुरू करने की घोषणा की है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पे मैंने आगे लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के एस जयशंकर यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर वर्तमान में भारत की 17वीं लोकसभा के विदेश मंत्री हैं। ये आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वे जनवरी 2015 से जनवरी 2018 तक भारत सरकार के विदेश सचिव रहे थे और साथ ही साथ 1985 से 88 में वॉशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास में प्रथम सचिव थे, यानी कि अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव थे 1985 से 88 के दौरान ये एस जयशंकर। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा है कि उन्हें वर्ष 2019 में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और पद्मश्री जो है ये भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर हम बात करें पहले नागरिक सम्मान की, तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये भारत रत्न, ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न होगा छठा प्रश्न, ये प्रश्न है हाल ही में ये प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शैली सिंह कौन सा मेडल जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिल्वर मेडल अपने नाम किया शैली सिंह ने। अब यहाँ पर आपको इस बारे में बता दूं कि केन्या की राजधानी नैरोबी में खेले जा रहे वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शैली सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है और उन्होंने यह मेडल लॉन्ग जंप इवेंट में जीता है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है सिल्वर पदक विजेता शैली सिंह। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, इसका जो आयोजन हो रहा है वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित किया जा रहा है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो बेसिक सी जानकारी है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकते हैं, वो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो इस प्रतियोगिता में उन्होंने 6.59 मीटर की छलांग के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि स्वीडन की 18 वर्षीय माजा ने 6.6 मीटर के साथ पहला स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। यानी कि जो स्वीडन की जो माजा है, इन्होंने 6.60 मीटर के साथ पहला स्थान हासिल करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया और वहीं पे भारत की शैली सिंह ने सिल्वर पदक अपने नाम किया। ये आप यहाँ पर याद रखें। दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। किस प्रकार से मैं आपको वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे इसकी क्वालिटी को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो सचमुच का हेल्प मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए, कमेंट करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइए। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चैनल को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगे कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आपकी मदद हो रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आज के इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 900 लाइक का, प्लीज़ जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न, ये भी इसी इवेंट से संबंधित है। तो हाल ही में वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमित खत्री ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने भी सिल्वर पदक अपने नाम किया, यानी कि सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर जानते हैं कि हाल ही में केन्या की राजधानी नैरोबी में खेले जा रहे अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के अमित खत्री ने 10,000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीता है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है सिल्वर पदक विजेता अमित खत्री। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि उनके द्वारा यह दूरी 42 मिनट और 17.49 सेकेंड में पूरा किया गया, जबकि इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता हैरिस्टोन वानियोनी ने जीता, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने यह दूरी 42 मिनट और 10.84 सेकेंड में तय किया। यानी कि अमित खत्री जो है ये 42 मिनट और 17.49 सेकंड में इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर ये याद रखिए, इससे मतलब कि एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो केन्या में किया जा रहा है, केन्या की राजधानी नैरोबी में। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन गोपनीयता कानून यानी कि ऑनलाइन प्राइवेसी लॉ पारित किया है? तो अभी हाल ही में यह पारित किया गया है चीन सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में चीन सरकार ने व्यवसायों को किसी भी संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को एकत्र करने से रोकने के उद्देश्य एक नया ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया है। अब यहाँ पे आगे मैंने लिखा कि इंटरनेट घोटाले में निरंतर वृद्धि के मामले को देखते हुए यह नया कानून पारित किया गया है, जो कि अभी हाल ही में चीन सरकार के द्वारा पारित किया गया है, जिसका नाम है ऑनलाइन गोपनीयता कानून। ये आप यहाँ पर याद रखिए। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, हाल ही में किन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एन के सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह को हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है और इनसे पहले इस पद पर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, अर्थात उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्थान लिया है। ये भी बात आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आगे लिखा है 15वें वित्त आयोग के बारे में। तो 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नवंबर 2017 में एनके सिंह की अध्यक्षता में किया था। इसका गठन एनके सिंह की अध्यक्षता में नवंबर 2017 में किया गया था और इसकी सिफारिशें वर्ष 2021-22 से लेकर के वर्ष 2025-26 तक यानी कि 5 वर्ष तक की अवधि के लिए मान्य होगी। तो ये भी बात आपको यहाँ से याद रखना है। इसका गठन 2017 में नवंबर में हुआ था, जो कि रामनाथ कोविंद द्वारा गठित किया गया था और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे 15वें वित्त आयोग के एनके सिंह। ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से इस प्रश्न से संबंधित आपको याद रखने हैं। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में हाल ही में 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले में, आप चमोली जिला को सुनते ही आपके दिमाग में एक प्रश्न याद आया होगा। कुछ दिन पहले यहाँ पर बादल फटने से बहुत त्राहिमाम मची थी। ये आप यहाँ से याद रखिए, यही चमोली जिला है जहाँ पर अभी हाल ही में चमोली जिले के माना गांव में भारत चीन सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, जो कि भारत चीन सीमा के पास है और ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर यह भारत का पहला सबसे ऊंचा हर्बल पार्क है। अब यहाँ पे आपका इसका उद्देश्य भी जानना है। ये जो उद्घाटन किया गया है, ये किस उद्देश्य से ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर मैंने उसी चीज को लिखा है। तो इस ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन विभिन्न औषधियों और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अल्पाइन प्रजातियों के संरक्षण और इन प्रजातियों के प्रसार और आवास और साथ ही परिस्थितिकी पर अनुसंधान करने के उद्देश्य से किया गया है। इसका उद्घाटन इसी उद्देश्य से किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि अभी हाल ही में उत्तराखंड में ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर शुरू किया गया, इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। भारत के लिए लंबे समय से घरेलू क्रिकेट खेल रहे किस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मदन शर्मा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि भारत के लिए लंबे समय से घरेलू क्रिकेट खेल रहे मदन शर्मा ने संन्यास लेने की घोषणा की है। ये आपको यहाँ पर याद रखना। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं, यही है मदन शर्मा। आगे मैंने लिखा कि मदन शर्मा एक मध्यम क्रम के बल्लेबाज होने के साथ साथ बाएं हाथ के स्पिनर भी हैं। वो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2010 के दौरान भारतीय टीम का हिस्सा थे और उन्होंने दिल्ली की तरफ से साल 2017 में डेब्यू किया था और साल 2016 में आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 10 लाख रुपये में 10 लाख के बेस्ट प्राइस पर खरीदा भी था। तो ये सारी जानकारी इनसे संबंधित है, ये आप याद रखिए। अब यहाँ पर मैं जो संन्यास की बात है क्रिकेट से, तो एक प्रश्न मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले बताया था उन्मुक्त चंद के बारे में कि उन्मुक्त चंद ने अभी हाल ही में मतलब क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोनों खिलाड़ी में एक चीज कॉमन है, दोनों ने मतलब कि अगस्त 2021 में संन्यास लिया है। अब यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन चीज ये है कि दोनों मतलब खिलाड़ियों को मतलब कि टीम में हिस्सा नहीं मिलने के कारण इन्होंने संन्यास की घोषणा की है और संन्यास सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए, यानी कि किसी दूसरे देश से अगर ये ऑफर आएंगे तो वहां से मतलब कि अगले मतलब कह सकते हैं दूसरे देश के फ्रेंचाइजी वगैरह जो भी हैं, राष्ट्रीय टीम या फिर फ्रेंचाइजी वगैरह, तो वहां से वो खेलेंगे। लेकिन हालांकि भारत से इन्होंने मतलब कह सकते हैं संन्यास लिया है, भारत से नहीं खेलेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में एल गणेशन को किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणिपुर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एल गणेशन को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। वे नजमा हेपतुल्ला की जगह लिए हैं। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना, वे नजमा हेपतुल्ला की जगह लिए हैं और वे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता रह चुके हैं और इससे पहले राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं और इसके अतिरिक्त उन्होंने तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया है। तो ये सारी जुड़ी हुई जानकारी है जो कि आपको याद रखना है। अब यहाँ पर मैं पहली बार आपको ये प्रश्न एक पूछ रहा हूँ कि ये वीडियो अब तो अंत हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो का प्रश्न को, लेकिन यहाँ पर उससे पहले मैं आपको एक मतलब कुछ पूछना चाहता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं कि जो पूरा वीडियो को देखकर यहाँ तक पहुंचे और डेली मतलब कि पूरे वीडियो को देखते हैं? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इस बारे में जरूर लिखिएगा जी सर मैं आप पूरा वीडियो देखता हूँ। मुझे ये मतलब कि जानकर खुशी होगी कि आप लोग पूरा वीडियो को देखते हैं। ठीक है, ये चीज का बताइएगा कि आप लोग मतलब कि डेली वीडियो देखते हैं और ये पूरा वीडियो देखते हैं। तो जो लोग भी देखते हैं प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे आज के इस वीडियो का जो प्रश्न है कि हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के
अनुसार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल जल कनेक्शन मुहैया करवाने में बिहार पूरे भारत में किस स्थान पर है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर मुझे बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। और आप चाहें तो यहाँ पर डिटेल में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स के लिए आप पूरी जिम्मेवारी हमें दे दीजिए। करंट अफेयर्स जिस प्रकार से मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको दोबारा कहीं से नहीं पढ़ना है। आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल होता है आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे इस मतलब कि जो वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ पर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सारे कमेंट को मैं देखता हूँ, हालांकि सबका रिप्लाई नहीं दे पाता, लेकिन सारे कमेंट को देखता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट जो मतलब लगता है कि इसे रिप्लाई देना चाहिए तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो आपके मन में कोई भी सवाल हो बेझिझक मुझसे पूछिए। आप चाहे तो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, तो वहां मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम जानते हैं पेड ग्रुप के बारे में। अगर आप घर बैठे रहकर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इस चैनल के माध्यम से एक ई बुक लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। इस ई बुक की खासियत यह है कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में, यानी कि ये बाइलिंगुअल है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। 2500 से अधिक प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आपके पास ई बुक हो या फिर बुक हो तो वो आपके लिए एकदम से वरदान सिद्ध होता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको ये बताता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। वहां से आपको ये समझ आता है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, कहां से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारा समझ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में बताता हूँ। अगर आप घर बैठे 67वें बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये आपको बीपीएससी सहित जो भी बिहार में परीक्षाएं आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी खास करके लड़कियों और महिलाएं घर बैठे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देखिए। यहाँ पर आपको इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिलेगी ये आप सारी चीज़ों को देख के ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा ये होगा सबसे पहला हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा। ये मॉडल सेट होगा। यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और सारे के सारे प्रश्न जो इसमें होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये बेहतर क्वालिटी का होगा। सारे के सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको मिलेगा वो मिलेगा बिहार करंट अफेयर्स के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि आपको एक वर्ष का करंट अफेयर्स यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेली मिलेगा, मंथली मिलेगा, साल का अंत होगा, वार्षिकांक भी मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो हमारा मेन होगा वो होगा बिहार जीके। यहाँ पर आपको संपूर्ण बिहार जीके का 2 पीडीएफ मिलेगा। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके या फिर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 2 वॉल्यूम में। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में सफलता पाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर्स होगा 2020 वाला वार्षिकांक। अगर आपको जरूरत हो तो ये भी आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में विगत 18 माह के करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसका जरूरत हो तो ये भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पीडीएफ हैं जो कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन इतिहास का और संपूर्ण विश्व इतिहास का पीडीएफ, ये सारे और भी छोटे छोटे पीडीएफ है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मेनली जो हमारा होगा ये 4 सेक्शन होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, संपूर्ण बिहार जीके और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये चारों यहां पर आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे, आपको कॉल नहीं करना है बल्कि इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है pre21 लिख के। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, आपको कैसे पेमेंट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैसेज करने के बाद मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। इसका जो फी है ये 399 रुपया है। ये 399 रुपये में ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। 399 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती है। अगर आप मार्केट में देखेंगे जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो आपको 1000 से 1500 रुपये में आपको 10 से 15 टेस्ट अवेलेबल कराता है। यहाँ पर मैं आपको 399 में आपको यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स, बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रकार के कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आपसे डेमो मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए, आप डेमो का डिमांड कीजिए, आपको डेमो पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे, वो आप क्वालिटी को देख के समझ पाएंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप हमारे मतलब इस स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं तो आपसे मेरा वादा है कि इतनी सारी चीज़ों को कवर करने में आपका 40 से 50% समझिए कवर हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वहाँ से लगभग 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 38 प्रश्न हो गया। बिहार जीके अगर मैं 10 ही मान लूँ तो 38 10 कितना हो गया, 48 48 हो गया।
और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो 66वें बीपीएससी आयोजित हुआ था, तो वहाँ पे हमारे टेस्ट सीरीज से 26 प्रश्न आए थे, 26 से 27 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। समझिए इतने सारे यहाँ से मतलब प्रश्न हमारे सेट से पूछे गए हैं। तो आप भी यहाँ पर हमारे पे भरोसा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप भी इसे ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी से ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।